पहले क्या पढ़ लिए थे? पहले कौन सा लेकिन उसको रिवीजन वो थोड़ा नॉलेज बेस्ड है, पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छा होता जाएगा। कितना दिन लगेगा एग्जाम का? दो दिन एग्जाम लिखो, ये क्वेश्चन लिख लो। अब हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आ गया किसी का आंसर? तो देखो, इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम नॉट स्क्वायर है ना क्या? तो फ्रिक्शन की वजह से जब ये मूव करेगा तो इसका मैकेनिकल एनर्जी कुछ लॉस करेगा टोटल। तो रुकते रुकते तक में कितना एनर्जी लॉस कर जाएगा बताओ?
इनिशियल एनर्जी कितना है, हाफ एम नॉट स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा जब ये रुक जाएगा तो जीरो। तो लॉस कितना हो गया, हाफ एम नॉट स्क्वायर, वही जो था वही लॉस हो जाएगा, जितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो सब लॉस हो जाएगा। तो कह रहा है कि उस लॉस का 50% इसके टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज होता है, तो उसको किससे इक्वेट करना पड़ेगा, एमएस डेल्टा थीटा होता है ना उसका फॉर्मूला, उसी से बन जाएगा इसका। तो देख लो आंसर में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर लॉस इन एनर्जी फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question heat energy is equal to half of kinetic energy loss। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एस डेल्टा थीटा हाफ ऑफ यहाँ से मास कट जाएगा, डेल्टा थीटा के जगह पे वी नॉट स्क्वायर बाई 4s। ठीक है, इसका आंसर आना है पीछे बातचीत बंद करो, चलो पढ़ाई करो। अब देख लो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है। लिख लेंगे एन आइस ब्लॉक at 0 degree centigrade is released from height h such that it just melt completely after collision, just melt completely after collision। Full stop, point। कह रहा कि कितने हाइट से हम आइस के ब्लॉक को गिरा दें कि नीचे गिरते ही वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी इसके पास पहले से है, वो कन्वर्ट होना है हीट एनर्जी में।
बोलो क्या लिखेगा इक्वेशन? mgh इक्वल टू, हाँ ठीक है ओके। बस यहाँ से एच का वैल्यू कितना आया, निकल जाता है सर एल का वैल्यू डालेंगे उसका 10 से डिवाइड करेंगे। एल का वैल्यू 580 80 होता है ना, तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, वो सीजीएस सिस्टम है। अगर तुम उसको डालोगे तो हाइट सेंटीमीटर में आ जाएगा, इट्स ओके। और जी का वैल्यू भी तुमको फिर सीजीएस में ही डालना पड़ेगा, तो भी सेम बन जाएगा। अदरवाइज एसआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हीट में अभी भी एनर्जी कन्वर्शन, यूनिट कन्वर्शन एक इशू है। ठीक है, अप्रोच ठीक है, लिख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू latent heat. Potential energy will convert it to latent heat. Therefore, mgh बराबर m गुना l। m कट जाता है बच्चा, इसलिए g का वैल्यू 980 या 1000 पुट कर सकते हैं हम लोग। 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना h इन सेंटीमीटर is equal to 80 कैलोरी पर ग्राम। तो अब यहां से बोलो देयरफॉर एच का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? लेकिन इससे तो नहीं आ रहा है ना, 80/1000 आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। जैसे गलती कहाँ हो रहा है? जैसे जी का वैल्यू होता कितना, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो ठीक ही लिखा हुआ है। 10 में सेंटीमीटर है तो 100 से गुना कर दिए, एच बराबर 80, तो एच का वैल्यू 80/1000 हो जाएगा। 8 मीटर आ रहा है। इससे 8 मीटर कैसे आएगा? वैसे आ रहा 33.6 जूल वाला, लेकिन कहीं ना कहीं से तो गलती होगा ना। चलो उसको जूल वाले में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं, इसको काटते हैं जूल वाले। इम्प्लाई दैट 9.8 इंटू एच बराबर 80। कैलोरी की जगह पे क्या करोगे? 4.2, और ग्राम की जगह पे क्या करेंगे? 10⁻³ इम्प्लाई दैट h बराबर 8 गुना 4.2 इंटू 1000। देखो कितना ज्यादा आ रहा है, 33.6 गुना 1000 बराबर 33600 मीटर। ये 33.6 किलोमीटर आ रहा है। अब क्या दिक्कत है? अब देखो, ये कैलोरी पर ग्राम में है, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लिए 4.2 से गुना की, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 4.3। अब तो कोई गलती नहीं है, सबसे सही जवाब यही है। लेकिन हमको ये जानना है, अच्छा वो कैलोरी में है ना, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट अर्ग होता है, तो उसको फिर अर्ग में कन्वर्ट करना होगा, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, कैलोरी जो है ना, वो एग्जैक्टली सीजीएस में नहीं है, सीजीएस में अर्ग होता है। 10⁻7 भी जाता तब आता है आंसर उसका। ठीक है, यही ठीक है। फॉर्मूला उसमें कैलोरी रखना ही गलत था। इसमें हो गया, मतलब इक्वेशन, ये टॉपिक इसमें और कुछ नहीं, कैलोरीमेट्री बहुत छोटा 1 घंटे का टॉपिक। अब हम लोग को थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना है, इसी का एक और पार्ट है। लिखा जाए आगे थर्मल एक्सपेंशन।
लिख लिया थर्मल एक्सपेंशन। देख लो, अगर किसी भी बॉडी को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका जो है ना एटम का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से वो बॉडी एक्सपैंड करता है। तो थर्मल एक्सपेंशन को 3 पार्ट में या कोई तरीके से 4 पार्ट में बांटा गया है, समझा। तो मान लो अगर 1 डायमेंशनल शेप का बॉडी होगा ना, जैसे मान लो वायर है, रड है, तो उसके लेंथ में इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो एज कंपेयर टू विड्थ एंड हाइट उसका लेंथ का इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से हम लोग उसमें लीनियर एक्सपेंशन पढ़ते हैं। और कुछ दूसरा 2 डायमेंशनल बॉडी हो गया, जैसे मान लो लैमिना है या डिस्क है। हाँ सर इस वाले क्वेश्चन में जैसे मास का कोई वैल्यू नहीं है, मान लीजिए जब 10 ग्राम आइस लेते हैं 1000 हाँ, एक ही बात है, किसी भी मास हो वो सब पिघलेगा, एक जैसा पिघलेगा, मास कट जाता है। सेम ही डिस्टेंस है। हाँ, सेम ही डिस्टेंस है, सबके लिए सेम है, छोटा टुकड़ा हो या बड़ा टुकड़ा, सबको सेम हाइट से गिरना चाहिए। एयर रेजिस्टेंस दोनों केस में नेगलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि फिर तो उससे में भी एनर्जी लॉस होने लग जाएगा, वो नहीं लेना पड़ेगा। तो देख लो, जैसे भी बता रहे थे कि 2 डायमेंशनल बॉडी हो, जैसे मान लो मेटल का एक सीट है, मान लो तुम्हारा कॉपी का एक पेज ले लें मेटल का बना हुआ है, तो उसके लंबाई में भी इंक्रीमेंट होगा, चौड़ाई में भी इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उसके थिकनेस में इंक्रीमेंट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है या क्यूब है, तो उसके जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा ना, उसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन करते हैं। तो देखो वेरी सिंपल, हम क्या बताए कि मान लो कोई भी मेटल के शेप का ये बॉडी है, इस बॉडी को अगर हम गर्म करेंगे ना, तो हर पॉइंट पर इसके एटम्स का साइज इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद ये एक्सपेंड करके इतना हो जाएगा। तो कहा जाता है कि थर्मल एक्सपेंशन एक 3 डायमेंशनल फिनोमेना है, यानी सारे दिशाओं में उसमें एक्सपेंशन होता है। लेकिन अब क्या है कि मान लो एक रड है, तो रड में लेंथ बहुत बड़ा है और थिकनेस और विड्थ इसका बहुत छोटा है, तो इतने छोटे एक्सपेंशन को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं और खाली लेंथ के एक्सपेंशन को कंसीडर करते हैं। तो लेंथ का एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे। तो मान लीजिए कि इनिशियल लेंथ इसका L0 था और गर्म करने पे इसका जो लेंथ है ना इंक्रीज करके LT हो गया, तो जो लेंथ में चेंज हो जाएगा वो LT माइनस L0 के बराबर होगा। और ऐसा देखा गया है कि दिस चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि 1 मीटर लंबा रड है, उसको आप गर्म किए तो मान लो 1 मिलीमीटर से लंबा हो गया, और अगर वो 10 मीटर रड होगा तो गर्म करने से 10 मिलीमीटर लंबा हो जाएगा। यानी जितना लंबा रड होगा उसके लेंथ में इलोंगेशन भी उसी रेशियो में होता है। और ये भी देखा गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यानी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा इंक्रीज करेगा, कम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलोंगेशन भी कम होगा। तो अगर दोनों को एक साथ कंबाइन किया जाए LT माइनस L0, तो L0 हो गया, डेल्टा थीटा हो गया, और एक कोएफिशिएंट ऑफ इक्वलिटी आता है अल्फा। तो अल्फा को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ से LT इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा यूजुअली बहुत छोटा क्वांटिटी होता है और उसका यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, समझा। तो अल्फा का डेफिनेशन अगर तुम समझना है ना कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे देखो इसको डेल्टा L लिखने जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू 1 बाई L0 इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा L के उल्टा हो गया, डेल्टा L बाई डेल्टा थीटा, ऐसा आता है। तो अल्फा का डेफिनेशन क्या है कि मान लीजिए कि 1 मीटर का लंबा रड ले लेते हैं और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं, तो रड के लेंथ में जितने का इंक्रीमेंट होगा उसी को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे, समझ गया। तो एक बार फिर से सारा बात सुन लो कि 3 तरह का एक्सपेंशन होता है। ऐसा ये भी समझ लो, उसको सुनने से पहले ये समझ लो, ये अल्फा 3 तरह का हो सकता है। अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव किसके लिए है, तो ऐसा बॉडी जिसको गर्म करने से लेंथ इंक्रीज करेगा उसको पॉजिटिव। तो मेटल के केस में यूजुअली ये पॉजिटिव होता है। लेकिन अल्फा का वैल्यू जैसे प्लास्टिक हो या नॉन मेटल्स हो, तो उसके लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है। प्लास्टिक को जैसे गर्म करोगे ना तो साइज उसका छोटा हो जाता है। और
कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल्स को मिला के हम लोग एक ऐसा एलओआई बना सकते हैं कि सोचो अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो उसके अंदर बैठा हुआ मेटल इंक्रीज करता है और नॉन मेटल डिक्रीज करता है। तो ऐसा रेशियो लगाया जाता है कि जिस रेशियो में इंक्रीज होता है उसी रेशियो में डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल लेंथ उसका टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है। तो जैसे जितना भी मशीन वगैरह बनना हो या ब्रिज का जो लोहे का जो ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह बनना हो तो वो सब, हाँ रेलवे ट्रैक्स वगैरह है, उसको भी कोशिश किया जाता है कि उसके लिए अल्फा का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। हालांकि बिल्कुल जीरो तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन वेरी क्लोज टू जीरो टेम्परेचर वेरिएशंस के साथ लेंथ में कोई ज़्यादा चेंज ना, इसलिए लंबे लंबे ट्रैक में थोड़ा सा भी जगह छोड़ दिया जाएगा ना तो उतने ही में वो प्लस माइनस करके एडजस्ट कर लेता है, यानी ऑलमोस्ट समझ लो जीरो के जैसा होता है। तो अब हम तुमको कह रहे थे, एक बार फिर से पूरा बात को सुन लो कि एक्सपेंशन की बात करें। अब कहोगे कि सर अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, तो नहीं, मान लेते हैं कि पॉजिटिव भी है मिडल के। तो एक्सपेंशन 3 डायमेंशन फिनोमेना है, यानी हर केस में वो ऑल डायमेंशन में एक्सपेंड करेगा। लेकिन तुमको अभी बताया कि एक्सपेंशन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लो कि एक रड है जो 4 मीटर लंबा है, लेकिन उसका 1 मिलीमीटर थिकनेस है और 2 मिलीमीटर विड्थ है, तो 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर में जो इंक्रीमेंट होगा ना वो एंगस्ट्रम के रेंज का चला जाएगा, इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो 4 मीटर लंबाई है उसमें हो सकता है कि 2-3 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हो जाए, तो उस केस में सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए ये है। उसी तरीके से अगर 2 डायमेंशनल बॉडी हो जाए, जैसे डिस्क है, लेमिना है या होलोस्फेरिकल सेल वगैरह है, तो उसमें हम लोग 2 डायमेंशन या एरियल एक्सपेंशन, और 3 डायमेंशन बॉडी हो तो क्यूबिकल एक्सपेंशन, तीनों का हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो लीनियर एक्सपेंशन के बारे में हम आपको पहले बताए कि लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला देख लिया जाए, डेफिनेशन तो बता दिए। तो मान लीजिए कि इनिशियल टेम्परेचर पे रड का लेंथ एल नॉट है और गर्म करने पर उसका लेंथ एल टी हो गया है, तो जो चेंज इन लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और राइज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को एक साथ इक्वेट करोगे ना तो जो कोएफिशिएंट आएगा दैट इज अल्फा। अल्फा का क्या डेफिनेशन है कि अगर 1 मीटर रड के लेंथ को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया जाए टेम्परेचर, तो उसके लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा अल्फा, उसी को कहा जाता है। ठीक है, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है। अगर अल्फा वेरी कर रहा हो तो अल्फा का वैल्यू 1/L0 into dl/d थीटा। तो ये इंजीनियरिंग में पढ़ना है, लेकिन यहाँ आप लोगों को भी जैसे क्वेश्चन दिए हैं, आगे इंजीनियरिंग में पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, यहाँ जरूरत नहीं है। तो लिख लो हम लोग, तो वहाँ पे स्टार लगा के लाइन लिख लिया जाए कि when a body is heated, it expands in all direction. It expands in all direction. Full stop. But depending on shape and size of body, ब्रैकेट में कर लोगे, दैट इज 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, linear, aerial and cubical expansion is considered. Linear, aerial and cubical expansion is considered. वहां तक लिखने के बाद अब फिर ऐसे लिखो लीनियर एक्सपेंशन। इसका लेंथ L0 दिखा दीजिए और इसका लेंथ LT, और दोनों के बीच में जो लेंथ का चेंज है डेल्टा टी।
एक्सप्रेशन में हम लोग लिख लेंगे इफ लेंथ इज वेरी लार्ज as compared to width and height, if length is very large as compared to width and height, then linear expansion is considered. नीचे लिखिए let L naught is equal to length of wire at initial temperature. फिर LT is equal to length on heating through delta. डेल्टा थीटा से अगर उसको गर्म कर दिया गया है तब मान लीजिए कि उसका लेंथ LT हो गया एंड मान लो डेल्टा L का वैल्यू LT माइनस L नॉट है, दैट इज चेंज इन लेंथ, देन इट इज ऑब्जर्व दैट delta L is directly proportional to L naught, that is depends on initial length. फिर directly proportional to that delta theta, rise in temperature. Therefore, delta L is equal to L naught delta theta गुना alpha. Implies that LT minus L naught बराबर L naught alpha delta theta. Therefore, LT here alpha is equal to coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion. फिर इसके नीचे भी हम लोग लिख लेंगे अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स, इट इज नेगेटिव फॉर सम नॉन मेटल्स and alpha is nearly equal to 0 for some Ly.
ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन एक दो कर लेना चाहिए हम लोग को। फिर इसके बाद एरिया वाला, इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन है, लेंथ पे ही ज्यादातर क्वेश्चन है, और एरिया पर वॉल्यूम पे क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, ज्यादा क्या लगभग नहीं है। वॉल्यूम में क्वेश्चन है लिक्विड में जाके, मतलब लिक्विड भी तो एक्सपेंड करेगा, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में ज्यादातर लिक्विड पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर तुमको लेंथ पे क्वेश्चन है कम से कम 3 4 5 वेराइटी है, समझा। उसमें एक और है, एक आता है थर्मल स्ट्रेस इसमें, तो वो इलास्टिसिटी का टॉपिक है। तो जब हम इलास्टिसिटी पढ़ाए ना, मेरा आदत है यही पढ़ाने का, लेकिन इलास्टिसिटी भी हम ही को पढ़ाना है। तो जब हम इलास्टिसिटी पढ़ाएं तो मे भी हम भूल जाएं, तो याद दिला देना है क्योंकि तुम्हारे वर्कबुक में क्वेश्चन वही दिया हुआ है, देख लेंगे, हमको याद रहेगा वैसे। चलो एक क्वेश्चन लिखो ना, लिखेंगे ऑन हीटिंग थ्रू delta theta is equal to 40 degrees centigrade, length of a rod increases by 0.8%. Find coefficient of linear expansion of material of rod. बनाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन के मामले में ये टॉपिक भी रिच है, मतलब इसमें भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, लेकिन दिक्कत है कि होता नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन इससे आता नहीं, कभी कभी ही आता है, वेरी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। जीरो पॉइंट 02 पर डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ ठीक, लगभग उसी ऊपर। आंसर इसका देखो तो वी हैव लीनियर एक्सपेंशन का जैसे क्वेश्चन देखा, एल टी इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, इसका मतलब एल टी बराबर एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, इम्प्लाई दैट एल टी माइनस एल नॉट बराबर एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, इसका मतलब है कि डेल्टा एल बाई एल नॉट इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। ये दिया हुआ है बच्चा तुम्हारा 0.8%, तो 0.8 बाई 100 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.02 बताया पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। हम एक काम करते हैं कि जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अपना तो जो क्वेश्चन बताना है बता ही देंगे, और जितना वैरायटी का क्वेश्चन तुम्हारे वर्कबुक में है ना वो सब मेरे ध्यान में है, हम उसको भी अपना डाटा दे के करवा देते हैं। उससे क्या होगा कि घर पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं भी डिस्कस करेगा तब भी काम चल जाएगा।
आप एक ऐसा फिगर बना लीजिए डिग्री सेल्सियस एक जीरो और सर 2 जीरो और लगे 2 जीरो फिर और लगेगा सर 2 into 10 raised to the power -4 अच्छा हम भी तो बोले कि वो लगभग उतना छोटा होता है और छोटा फिर हमको लगा ना कि शायद यही वैल्यू हम ज्यादा दे दिए होंगे उसकी वजह से नहीं ये 2 into 10 to the power -4 हाँ ठीक हम देखना आगे भी जितना डाटा देंगे ना वो सब में इसी रेंज का अल्फा देंगे उसका वैल्यू होता ही है इसी रेंज ये बच्चा स्टील का बना हुआ है और ये कॉपर का बना हुआ है या ब्रास का मान लो बना हुआ है ब्रास ये एसटी लिखा हुआ है स्टील ये ब्रास का एल नॉट लिखने की लेफ्ट एंड ऑफ each rod of length L naught बराबर 4 मीटर is fixed, whereas right end is fixed. If alpha steel बराबर 4 into 10 to the power -4 per degree centigrade and alpha brass 5 into 10 to the power minus find difference of right edge चालीस डिग्री सेंटीग्रेड लिखो क्वेश्चन इसका बच्चा जल्दी जल्दी इसका क्वेश्चन बनाओ दोनों रड को तुम गर्म करोगे ना तो दोनों का लेंथ बढ़ेगा लेकिन लेफ्ट एंड तो फिक्स है तो राइट एंड जो है ना एक का ज्यादा बढ़ेगा और एक का कम बढ़ेगा तो अल्फा का वैल्यू ज्यादा है स्टील के लिए तो स्टील ज्यादा भागेगा पता चलेगा कि थोड़ी देर के बाद गर्म करने के बाद ऐसा सिचुएशन बन गया है एक रड तो थोड़ा कम भागा है और दूसरा रड ज्यादा भाग गया है दोनों के लेंथ में क्या डिफरेंस होगा राइट लेंथ में वो निकालना है क्या करना पड़ेगा दोनों का फाइनल लेंथ निकाल के डिफरेंस ले लेंगे उसका वैसे हाँ
बस वो सोल्व करने में जो मेहनत लगे वो करना पड़ेगा। तुम्हारे वर्गों में भी कुछ लगता है पहले So 7.6 into 10 raised to the power minus 2. -3 2. 0.2. देखो लेंथ ऑफ स्टील इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा स्टील इंटू डेल्टा थीटा। लेंथ ऑफ ब्रास इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा ब्रास इंटू डेल्टा थीटा। देयरफॉर डेल्टा एल बराबर लेंथ ऑफ स्टील माइनस लेंथ ऑफ ब्रास इक्वल टू एल नॉट अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा गुना अल्फा स्टील माइनस अल्फा ब्रास। देखो तो ये काम किया है तुम लोग, इतना काम किया होगा। ओके, तब तो एल नॉट का वैल्यू 400 सेंटीमीटर डाल दे बच्चा। डेल्टा थीटा का वैल्यू 40, 4 गुना 10 का पावर माइनस 4, 5 गुना 10 का पावर माइनस 5 सेंटीमीटर में आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, तो देख लो ये 16,000 गुना 10 का पावर माइनस 5 बाहर निकालो तो 40 माइनस 5। ठीक लिखे मेरे ख्याल से, ठीक नहीं है? ठीक है, बोल नहीं रहा है दोस्तों, पता नहीं हम भी ठीक कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना? तो तुम लोग कितना देर में बनाया नहीं बच्चा। 35 गुना 1600 आंसर सेंटीमीटर में देना है। अब गुना करने से जो है 0.024 सेंटीमीटर। मीटर में आएगा वो, हम मीटर में। अब मोबाइल निकाल के कैलकुलेशन मत करने लेना। ये 48 और 8 56 फिर 1 2 3 गुना 10 का पावर माइनस 5 2 3 5.6 सेंटीमीटर आ रहा है। सही सही है। अगला क्वेश्चन कॉमन निकालते बड़ा छोटा होता है। एक composite rod of total length L1 plus L2 is made of two different materials as shown. If system is heated through delta theta
Point first. If system is heated through delta theta, find first. Final length. Second में such that net length remain constant on heat. पहले फर्स्ट पार्ट बनाओ। अच्छा, इसका जो है ना एक ही बार सोल्यूशन बनाओगे ना तो तीनों पार्ट कैंसिल आ जाएगा, मतलब कंपोजिट फॉर्म में तुम उसको ऐसा लिख सकते हो कि यू कैन गेट द आंसर ऑफ ऑल थ्री पार्ट्स। देखो बच्चा, इसका आंसर अगर L फाइनल निकालना चाहोगे तो पहले वाले को गर्म करने से लेंथ और दूसरे वाले को गर्म करने से लेंथ जो आएगा उससे निकलेगा कि नहीं। तो पहले वाले का लेंथ बोलो L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा जोड़ L2 इंटू 1 प्लस L1 प्लस L2 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा जोड़ L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। Therefore, that is equal to
L1 प्लस L2 को तुम अगर कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 बाई L1 प्लस L2 इंटू डेल्टा थीटा। देखो हम यही कर रहे हैं, तुम चाहो तो ऐसा सोल्यूशन इसका बना सकते हो कि एक ही में सबका जवाब आ जाएगा। अब बोलो, ये फाइनल लेंथ आ गया ना, अल्फा इक्विवेलेंट देख के बोलो, वो जो बीच वाला पार्ट है, यानी कि L फाइनल बराबर L इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हुआ कि नहीं? तो अल्फा इक्विवेलेंट की जगह पे ये काम कर रहा है कि नहीं? अच्छा, अब तुम बताओ इसका थर्ड पार्ट पे थोड़ा विचार करो। कह रहा है कि आपको जितना गर्म करना हो करिए, लेकिन इसका टोटल लेंथ चेंज नहीं करेगा। तो करने का मतलब है ये क्या है? इनिशियल लेंथ, और ये तो कह रहा है कि इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ को थर्ड पार्ट में, इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ को बराबर होना चाहिए। आपको जितना गर्म करना हो कर लीजिए। क्या करना पड़ेगा? इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ दोनों इक्वल होना चाहिए, चाहे आपको जितना गर्म करना हो कर लीजिए। तो इसके लिए इस वाले टर्म को जीरो करना पड़ेगा ना, यानी कि जो रिजल्टेंट अल्फा है, इक्विवेलेंट अल्फा है, उसको जीरो करना पड़ेगा। जिसका मतलब L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इक्वल टू, तो दो चीज का सम जीरो है तो पक्का उसमें एक नेगेटिव होगा, यानी एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, वो फिक्स है। तो अब दोनों से सारे पार्ट का जवाब है, लिख लेंगे कंपेयरिंग of expression with L final is equal to L initial 1 plus alpha delta theta. We get alpha equivalent बराबर थर्ड पार्ट के लिए for net length to be independent, alpha equivalent shall be equal to 0. L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 is equal to 0. Therefore, alpha 2 का वैल्यू माइनस L1 बाई L2 गुना अल्फा 1, यानी कि एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव रहेगा।
बनने लगा इसी बेटा विराट जियो से शुरू करेगा क्या स्कूल में कॉपी नहीं है वहाँ रिवीजन हो जाता है पूरा बढ़िया
देख लिया। देखो इसमें क्या है, ये भी लेंस से रिलेटेड चीज ही है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। और वैसे ज्यादा अच्छा है कि ध्यान से ना भी समझो, खाली याद कर जरूरत है। जैसे मान लो ना कि कोई मेटल का बना हुआ रड है, स्केल है मेटल का, मेटल के स्केल होता है ना हम लोग घर में, या खास करके कपड़ा, जो कपड़ा काट के जो देता है ना, तो वो एक स्केल से नापता है उसको। तो वो स्केल का लेंथ मान लेते हैं कि अगर 1 मीटर है, तो जिस टेम्परेचर पे बना हुआ होगा उस टेम्परेचर पे वो 1 मीटर का होगा। लेकिन अगर हम उसको किसी दूसरे टेम्परेचर पर लेकर के जाते हैं तो उसका लेंथ बड़ा या छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो तुम कल्पना करो कि रड मान लो ना गर्म करने से थोड़ा लंबा हो चुका है, तो लंबा हो गया तो उसके ऊपर लिखावट तो वही रह जाएगा ना यार। हम भी तो जान रहे हैं कि 1 मीटर का लंबा रड है, लेकिन 1 मीटर का वो एग्जैक्टली 1 मीटर उस समय था जिस समय उसको कंपनी से बना के निकाला गया। मान लो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, का मतलब है कि एग्जैक्टली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका लेंथ 1 मीटर था। लेकिन अब तुम उसको कहीं 50 डिग्री पर ले जाओगे तो उसका लंबा हो जाएगा कि नहीं लेंथ उसका। तो आप इमेजिन करिए कि आप तो लेकर के आए और समझ रहे हैं कि हमारे हाथ में 1 मीटर का लेंथ है रड का। तो अगर हम उसे कपड़ा नाप रहे हैं तो मान लो 5 बार कपड़ा अगर हम नापते हैं तो हम तो समझेंगे कि वो 5 मीटर का लेंथ हम नाप रहे हैं। लेकिन वो टेम्परेचर की वजह से 1 मीटर का रड मान लो 1.1 मीटर का हो चुका है। तो इसका मतलब है कि 5 बार नापने पर वो 5.5 मीटर का लेंथ नाप देगा। तो एक्चुअल में वो 5.5 मीटर का है और हम समझ रहे हैं कि वो 5 मीटर का ही है, क्योंकि हम 5 बार नापे हैं उसे, समझा। तो उस केस में कुछ करेक्शन करने का जरूरत पड़ता है। तो इस टाइप का करेक्शन इंजीनियरिंग में भी करना होता है। इंजीनियरिंग में मालूम है हम लोग का भी जो कोई लेंथ नापता है ना, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में कुछ सर्वे वगैरह करना है या रोड का लेआउट करना है, तो उसके लिए स्टील का चेन यूज किया जाता है। तो स्टील का चेन भी मान लो कि अगर 30 फीट का चेन है स्टील का, तो वो 30 फीट एग्जैक्टली उस टेम्परेचर पे होगा जिस टेम्परेचर पे उसको बनाया गया होगा। लेकिन अगर उसका हायर टेम्परेचर पे या लोअर टेम्परेचर पे हम नापी करने ले जाते हैं अगर उसे, तो जो लेंथ हम नाप करके लाएंगे ना, वो लेंथ थोड़ा उसमें इधर आ जाता है। तो उसको हम लोग टेम्परेचर करेक्शन बोलते हैं वहां पे। लेकिन आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि जैसे अभी हम कपड़ा वाला एग्जाम्पल समझाया कि 5.5 मीटर का कपड़ा आप नाप लिए, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो 5 ही मीटर का है, क्योंकि इस स्केल से 5 मीटर। जैसे मान लो कि ये वाला 1 मीटर का है और ये गर्म होकर के 1.1 मीटर हो गया, तो हम यहाँ से वहां का लेंथ नापे तो 5 बार में हम पहुंच गए। तो हम 1 मीटर जब इसे नापते हैं तो हम बोलते हैं कि हम 1 मीटर एक बार नापने पे बोलते हैं 1 मीटर का लेंथ, जबकि ये 1.1 नाप ले रहा है, लाइक दैट, इस तरीके से। तो एक्चुअल लेंथ है जो 5.5 मीटर का कपड़ा हो गया ना, वो एक्चुअल लेंथ है। और ये मेजर्ड लेंथ है जो हम समझ रहे हैं कि हम कॉपी पे लिख के लाए हैं या जो हम मेजर कर रहे हैं इस स्केल से। लेकिन चूंकि हमारे मेजरमेंट में मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि वो रड लंबा हो चुका है, इसलिए उसका नया लेंथ जो एक्चुअल लेंथ होगा वो इसी फॉर्मूला से डिसाइड होगा, मेजर लेंथ इनटू 1 प्लस डेल्टा थीटा। अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि जो डेल्टा थीटा का वैल्यू है थीटा एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट माइनस थीटा ओरिजिनल, मतलब एक्चुअल थीटा है जिस पर उसको बनाया गया। तो तुम देखो, अगर मान लो कि टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाया गया है और तुम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए हो, तो डेल्टा थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा थीटा पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक्चुअल लेंथ 5.5 मीटर ज्यादा होगा और मेजर्ड लेंथ 5 मीटर कम होगा। लेकिन मान लो कहीं ठंडे जगह पे ले गए तो 1 मीटर का रड सिकुड़ के 0.9 मीटर का हो चुका है। तो उससे जब तुम 5 बार नापोगे ना कोई कपड़ा, तो हम तो समझेंगे कि 5 बार नापे हैं तो वो 5 मीटर का होना चाहिए, लेकिन 0.9 मीटर होने की वजह से वो 4.5 मीटर का होगा। तो उस केस में आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाया गया था और आप उसको -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए हैं, तो उस केस में दिस माइनस दिस -70 डिग्री सेंटीग्रेड आने वाला है। तो डेल्टा थीटा का वैल्यू निगेटिव आने वाला है, यानी ये वैल्यू 1 से छोटी होने वाली है। तो इसका मतलब है कि वो 4.5 मीटर होने वाला है और ये 5 मीटर होने वाला है। कहने का मतलब दोनों केस में फॉर्मूला यही काम करेगा, चाहे आप उसको ज्यादा गर्म कर दीजिए चाहे ज्यादा ठंडा कर दीजिए, लेकिन डेल्टा थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा। ये टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट माइनस टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस है, समझ गया ना। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कहेगा कि सर कैसे बढ़ जाएगा, तो सर कैसे घट जाएगा, कुछ नहीं।
आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी में वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन में इसमें डायरेक्ट कराते हैं, ले लिया जाए। हियर डेल्टा थीटा बराबर माइनस थीटा एक्चुअल बस जितने टेम्परेचर पे वो बना है। एक क्वेश्चन लिख लो, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। ए सर्वेयर्स, एक क्वेश्चन लिखा जाए। ए सर्वेयर्स सर्वे करने वाला जो होता है, ए सर्वेयर स्टील चेन, ए सर्वेयर्स स्टील चेन is designed to give correct reading at 20 degrees centigrade. A surveyor's steel chain is designed to give correct reading at 20 degrees centigrade. Full stop. It is used to measure distance between 2 points A and B. It is used to measure distance between 2 points A and B, where average temperature is 50 degrees centigrade, 50 degrees centigrade. Full stop. If measured length is 400 meter, comma, find true distance. Find true distance between the 2 points. Find true distance between the 2 points. फुल स्टॉप के बाद ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा स्टील, अल्फा एस टी, नीचे में अल्फा और नीचे में एस टी लिख लेगा। अल्फा स्टील बराबर 4 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। 4 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम बना सकते हो, बताओ कितना। 400 मीटर का लेंथ हम नाप के लाए, कॉपी पे लिख के लाए कि 400 मीटर का लेंथ, लेकिन एक्चुअल में वो कितना लेंथ था स्टील में। फोर जीरो 404. हाँ ठीक है। नहीं क्यों घटेगा, क्यों बढ़ जाएगा, तुम उल्टा कैसे लगा दिया। 400 हाँ तो मेजरमेंट था 50 तो माइनस में थी तो नहीं, एक्चुअली बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और जिस समय बनाया गया था, और मेजरमेंट है 50, तो 50 - 20 30 पॉजिटिव आया ना, बढ़ेगा। 404 वाला जवाब ठीक लग रहा है। 44.404 कहीं 15 तो नहीं सोचिए ना, 15 नहीं है, 50 है। 404.8
आंसर में एक्चुअल लेंथ 400 गुना 1 प्लस अल्फा, अल्फा का है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 गुना 120 कर सकते हो। चलो मेरे 4 कर या 1.10 ओहो ये गड़बड़ हो गया ना 0.0 अब ये जो भी आएगा 404.8 hitting of pendulum clock.
But if operating temperature changes, comma, length and hence time period changes as a result, the clock either becomes slow or fast. ठीक है ना, लिखो ना, हम समझा देते हैं. टाइम पीरियड क्या होता है?
क्या करता लिखा सारा, जल्दी लिखो। लिख लिया पूरा? देख लो देख लो, देखो देखो, कुछ कुछ पेंडुलम क्लॉक ऐसा होता है, कुछ कुछ क्लॉक ऐसा होता है जिसमें एक पेंडुलम हैंग कर रहा होता है कि नहीं, और पेंडुलम के ऑसिलेट करने से उसका टाइम पीरियड डिसाइड होता है। तो ये पेंडुलम भी और मेटल का बना होगा, तो मेटल का लेंथ भी टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा। तो पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड होता है वो पीरियड पर डिपेंड करता है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, और लेंथ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जिसका मतलब है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो क्लॉक का टाइमिंग गड़बड़ाएगा। तो उसी के बारे में ये एक टॉपिक है, हिटिंग ऑफ पेंडुलम क्लॉक। तो मान लो अगर पेंडुलम क्लॉक है ना, तो उसका टाइम पीरियड का वैल्यू 2π/L/G होता है। हालांकि ये एक्चुअल फार्मूला नहीं है, एक्चुअल फार्मूला तो जब हम लोग एसएसएम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। लेकिन उसका एक फैक्टर है, जो ये 2π वाला फैक्टर देख रहे हो ना, ये बदल जाएगा, ये 4/5 3/5 होता है। लेकिन जो लेंथ वाला फैक्टर है वो चाहे सिंपल पेंडुलम हो, चाहे फिजिकल पेंडुलम हो, चाहे रड वाला पेंडुलम हो, सब के लिए √L वाला L/G वाला टर्म रहता ही रहता है। तो देख लो, मान लो हम लोग इसी फॉर्मूला को लेके आगे बढ़ेंगे, तो घड़ी जो है उसका मान लो एक्चुअल टाइम पीरियड T0 है, जिस समय उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब है कि मान लो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा सेट कर दिया गया है कि उसका रड इतना एक्यूरेट रहेगा कि वो सालों साल चलता रहेगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा। अब अगर मान लो कि तुम किसी घड़ी को दूसरे टेम्परेचर पर लेके जाते हो, 50 डिग्री 25 डिग्री -25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर के जाते हो, तो रड की लेंथ के चेंज करने की वजह से नए टेम्परेचर पे मान लो उसका टाइम पीरियड ये हो गया और नया लेंथ उसका ये हो गया। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से ये वाला टर्म आ रहा है, तो लेंथ एट हायर टेम्परेचर को L0 × 1 + अल्फा डेल्टा थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 + अल्फा डेल्टा थीटा का पावर 1/2 है ना, तो इसको बाइनोमियली एक्सपेंड किया गया, समझो बच्चा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में या टूल्स में पढ़े होंगे कि 1 + x⁴n है ना, तो ये 1 + nx + n × n-1 2x² प्लस इस तरीके से वो जाता है, समझा। तो अगर इसका वैल्यू बहुत छोटा हो, मालूम है जो अल्फा है ना वो नियरली इक्वल टू 10⁻⁻⁴ 10⁻⁵ के रेंज का होता है। तो अगर अल्फा का स्क्वायर करें तो वो और भी छोटा होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 2 टर्म को रखते हैं और बाकी टर्म को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 1 + nx, देखो 1 है, n के जगह पे है 1/2,
और x के जगह पे अल्फा डेल्टा थीटा, तो 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा को रखे हैं, लेकिन बाकी सारे टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिए। अब अगर 1 को इस तरफ लाएगा बच्चा, तो tt/t0 - 1 आएगा ना, तो उसको उधर ले जाएगा, तो ये हो गया चेंज इन टाइम पीरियड बाय ओरिजिनल टाइम पीरियड। इसी को बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड कितने के बराबर, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो उसमें डेल्टा थीटा आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है, थीटा हो गया जिस टेम्परेचर पे आप उसको यूज कर रहे हैं, अभी लिखे था ना, थीटा मेजरमेंट माइनस थीटा ओरिजिनल, और फाइनल हो गया जिस पे आप यूज कर रहे हैं, और इनिशियल हो गया जिस टेम्परेचर पर उसको बनाया गया है। समझ गया? अब तुम बोलो डेल्टा थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी हाईयर टेम्परेचर पे ले गए, तो टाइम पीरियड का वैल्यू बढ़ेगा ना। तो घड़ी के टाइम पीरियड बढ़ने का क्या मतलब हो गया कि इसका जो पेंडुलम क्लॉक ऑसिलेट कर रहा है वो बहुत समय ले रहा है ऑसिलेट करने में, यानी बहुत धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है। तो धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा तो समय तो अपने रफ्तार से भाग रहा है, और ये घड़ी धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब घड़ी स्लो हो जाएगी। स्लो होने का मतलब है कि इट विल लूज टाइम, ठीक है ना। 12 बजने का तो 11 ही बजेगा उसमें, लाइक दैट। तो याद रखिएगा कि अगर डेल्टा थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है तो घड़ी टाइम को लूज करता है, और अगर डेल्टा थीटा का वैल्यू निगेटिव हो गया, यानी कि इसका लेंथ छोटा हो जाएगा, डेल्टा थीटा निगेटिव है तो डेल्टा टी भी निगेटिव, इसका मतलब दिस टाइम पीरियड इज स्मॉल। टाइम पीरियड कम होने का मतलब हो गया कि वो जल्दी जल्दी एसएचएम करेगा। तो अगर क्विक एसएचएम करने लगेगा तो घड़ी उसका फास्ट चलने लगेगा, तो उस केस में घड़ी कहा जाएगा कि इट विल गेन टाइम, टाइम को गेन कर लेता है, या नॉर्मल टाइम कह सकते हैं, वो फास्ट चले लगता है। तो थीटा के चेंज के साथ टाइम पीरियड कितना चेंज करता है, ये आपको फॉर्मूला के साथ याद रखना पड़ेगा। थीटा बढ़ेगा तो क्लॉक विल लूज टाइम, थीटा घटेगा तो क्लॉक विल गेन टाइम, फास्ट हो जाएगा। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि हम कह रहे हैं, जैसे मान लो कि कुछ डेल्टा थीटा देंगे कि इतने पे घड़ी डिजाइन किया गया था और इतने टेम्परेचर पे उसको यूज किया जा रहा है, और ब्रास का पेंडुलम बना है, उसके लिए अल्फा का वैल्यू भी हम देंगे। तो हम बोलेंगे कि एक दिन में, एक दिन का मतलब T0 दे रहे हैं 24 घंटा, घड़ी कितने से स्लो या कितने से फास्ट हो जाएगी, ये निकालना है। हाँ, तो खाली फॉर्मूला में ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है फॉर्मूला में, तो लिखा जाए क्वेश्चन, लिखेंगे कि a brass pendulum is used, a brass pendulum is used in a clock, a brass pendulum is used in a clock which gives correct time, which gives correct time at 20 degrees centigrade. Which gives correct time at 20 degrees centigrade. Full stop. If it is used at 50 degrees centigrade, if it is used at 50 degrees centigrade, find difference in time with respect to actual time, find difference in time with respect to actual time in a day, एक दिन में। ब्रैकेट में लिख लेगा बच्चा अल्फा ब्रास इक्वल टू 1/3 into 10 to the power -3 per degree centigrade। निकाल के आंसर बताओ, एक दिन में कितने का टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, आवर्स में वैसे तो ऑप्शन रहेगा सेकंड में, क्योंकि अल्फा का तो वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, सेकंड में या मिनट में रहता है, लेकिन फिर भी तुमको जिस भी यूनिट में देना है दे दो। minutes 72 मिनट्स आ रहे हैं। अच्छा, hours 0.22
We have delta t by t equal to half alpha delta theta. Delta t बराबर t गुना कितना है सेकंड में निकालोगे तो ये आएगा। अच्छा ये अब हम लोग इसमें आगे ले हैं। इसका जो एक और था ना जो थर्मल स्ट्रेस, उसको छोड़ना पड़ेगा। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा देंगे इसको थर्मल स्ट्रेस, लेकिन पहले हम लोग को लिख लेना चाहिए अब एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन if thickness of body is very small, as compared to the thickness of body is very small as compared to length and width. Then aerial expansion consider. If body is not isotropic, then coefficient of linear expansion तो बोले हमारा जो है
जल्दी लिख लो। अरे अल्फा का वैल्यू इतना छोटा होता है मल्टीप्लाई करते जाओ। अच्छा अच्छा लिखो लिखो लिखो
हाँ उसको बता देते हैं। अल्फा और अल्फा टू जो है ना वो दोनों का प्रोडक्ट बहुत छोटा होता है, क्योंकि अल्फा अपने आप में बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो उसका प्रोडक्ट तो और भी छोटा हो जाएगा। अरे वो मैं दूध खाएगा वो सब देखने आया, वो एक्सपीरियंस करना पहले उसमें लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस कॉपी में नोट्स कॉपी खत्म हो गया ना, गिर न जाए ऊपर से कुछ। अरे कवर नहीं होगा, खराब कर दिया सब, काम नहीं कर रहा। लिखा हो गया, लिखा हुआ शांत रहो, पीछे कब सब नहीं, जल्दी देखो। देखो दो तरह का बॉडी होता है। अगर मान लो अगर हम कोई 2 डायमेंशनल बॉडी के बारे में बात करें तो 2 तरह का हो सकता है, आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक। तो जो आइसोट्रोपिक बॉडी होता है उसका लेंथ और विड्थ में एक जैसा इलोंगेशन होता है गर्म करने में, समझा। जैसे मान लो कि इसका कोई एग्जांपल ले लें अगर हम लोग, कि मान लो किसी बॉडी को, जैसे मान लो लकड़ी है, लकड़ी को तुम अगर हल्का हल्का गर्म करोगे, तेजी से गर्म करोगे तो जल जाएगा। हल्का हल्का एक खुद से टेम्परेचर वेरिएशन के साथ देखना ना कि लकड़ी थोड़ा ऐड जाता है, मतलब उसका जो शेप है ना वो थोड़ा ऐसे टेढ़ा जैसा हो जाता है। तो इसके पीछे कारण है कि लेंथ का और विड्थ के अलोंग उसमें एक्सपेंशन एक जैसा नहीं हो रहा है, तो वो आइसोट्रोपिक बॉडी। अगर पूरे बॉडी के सारे डायमेंशन में एक जैसा इलोंगेशन होता तो उसके ऐंठने का कोई सवाल ही नहीं पैदा, तो उसका लेंथ और उसका विड्थ बिल्कुल एक जैसा रहेगा। लेकिन अगर अलग अलग है तो उसको हम लोग अनआइसोट्रोपिक, मतलब एक समान मटेरियल के नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं मालूम है, कि मान लो कि कोई ऐसा बॉडी है जिसका लेंथ है 10 मीटर और विड्थ है 5 मीटर। तो मान लो कि अगर हम उसको गर्म किए तो लेंथ 10 मीटर में मान लो 10 सेंटीमीटर का इलोंगेशन हो गया, तो विड्थ के 5 मीटर होने पर 5 ही सेंटीमीटर का इलोंगेशन होना चाहिए, लेकिन मान लो उसमें 6 सेंटीमीटर का इलोंगेशन हो गया। इसका मतलब है कि विड्थ के लिए जो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है वो बड़ा है और लेंथ के लिए वो छोटा है। समझे यार डिफरेंट? तो ऐसे बॉडी को हम लोग अनआइसोट्रोपिक बॉडी कहेंगे। तो मान लो कि लेंथ के अलोंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका अल्फा 2 है और विड्थ के अलोंग लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा 1 है। तो गर्म करने पे इसका जो नया लंबाई हो जाएगा उसमें लंबाई और चौड़ाई में जो नया वैल्यू लिखोगे ना वो अल्फा 1 अल्फा 2 अलग अलग लगेगा। समझ गया? तो नए टेम्परेचर पर लेंथ निकल गया और नए टेम्परेचर पे विड्थ निकल गया, अगर तो गर्म कर देंगे लेंथ, सॉरी मल्टीप्लाई कर दें लेंथ और विड्थ को, तो एरिया आ जाएगा ना हायर टेम्परेचर पे। तो हायर टेम्परेचर पर एरिया का फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा हुआ है, लेंथ और विड्थ को गुना किया गया है। तो यहाँ 4 टर्म आना चाहिए। तो एक टर्म यहाँ है, 2 टर्म यहाँ है, और जो तीसरा टर्म है ना उसको गुना करने से अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों आ जाएगा। तो सोचो अल्फा जो है वो 10 to the power -4 -5 के रेंज का होता है। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है ना, तो ये 10 to the power -10 के रेंज का हो जाएगा, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा। इसीलिए इस वाले टर्म को और 0 कर दिया गया है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो उस केस में यही टर्म बच जाएगा। तो L0 B0 उसका इनिशियल एरिया था यहाँ पे, और गर्म करने पे उसका फाइनल एरिया ET हो गया है। तो ET बराबर A0 into 1 plus बीटा डेल्टा थीटा। बीटा को कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सप्रेशन करते हैं।
अल्फा को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा को कोएफिशिएंट ऑफ एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। तो अब अगर ये आइसोट्रोपिक बॉडी होता तो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों बराबर हो जाता, तो बीटा का वैल्यू 2 अल्फा हो जाता है। लिख लीजिए इसको फॉर आइसोट्रोपिक बॉडी। अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा लेट, then beta is equal to 2 अल्फा। betul je nak? Betul je nak? Betul je nak? Bicara exam online lagi. Exam exam online lagi. घर जाते हैं क्या लगे? हाँ तेरा नंबर अब मेरे पर हाँ बीच में 80 नंबर आएगा, इसमें 200 नीचे नहीं आएगा। हाँ भाई तो देखने में क्या मैंने तो 2 एग्जाम में 4 3 को दिया, एक ऑनलाइन दिया है, वो छोड़ा है, 2 एक ऑनलाइन दिया। जल्दी निकालो इसका आंसर। क्या ठीक है। अरे वो भी बोल रहा है एक जगह से बोल रहे हैं, एक जगह से बड़ों से कंप्लीट एक जगह पढ़ना। हाँ इसी भी कम है और कर रहा है कोई नहीं
5 बस वो 5 जगह चाहिए स्टेट सब गैली को रिलीज करे का भाई कौन केमिकल एंड का नहीं रहा रोटेशन किया था मैटर किया था कुछ तो नहीं 101.6 सेंटीमीटर डॉपर ऐसा हो जाएगा ऑनलाइन एग्जाम तक कंसीडर करने के लिए जो दिला दिया था लोग तो खुश हो गया जूस दिला अगर नहीं बनाए ना छुट्टी के टाइम पे कहाँ मार देंगे आराम से बैठ के 50 को शुरू उतना औकात तो नहीं है सो ट्राई किया इतना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए कहाँ तेज लिख रहे हैं वही है हाँ वही बोल रहा है यही क्लास था मजाक कम करते हैं वो मजाक बना देते हैं मजाक बना देते हैं हमारा भाई मजाक बहुत कम करता है बोले तो बनेगा अगला दिन आ जाएंगे स्पेस बुक सर हमारा प्लान कैसे डिसाइड कर लेंगे कहाँ हो रहा है तो मेरा कोई पर्सन लगे अभी जान देंगे कि नहीं देंगे चीटिंग करते हैं बताओ सीधा कर दीजिए आप पता चीटिंग फल जाना
वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए V at higher temperature is equal to V naught into 1 plus gamma delta theta होता है। खत्म हो गया गामा का वैल्यू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 हो जाएगा अगर अनआइसोट्रोपिक हो जाएगा, और 3 अल्फा हो जाएगा अगर आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक बॉन्डिंग के लिए अल्फा बीटा गामा का रेशियो 1:2:3 होता है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक और क्लास संडे को इस वीक में लास्ट है नहीं कितने बिलियन का ब्रदर? हाँ है नहीं 2 क्लास। अब उसमें क्या पढ़ाएगा वो लोग? मैथ वाला जाने क्या पढ़ाएगा, मुझे क्या केमिस्ट्री वाला जाने क्या पढ़ाएगा। चार घंटा ठीक है, लिख लिया। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा टाइम खत्म हो कंप्लीट हो वैसे फिजिक्स